हमको करना था बट हम करेंगे नहीं, कर ले रहे हैं। बाकी हम सोच रहे थे इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे शून्य और वर्सेस शून्य करणीय संविदा, तो वहाँ कर लेंगे। मतलब पहले इसको बेरेक्ट्स देख लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं, ताकि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं। प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है, जबकि लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या किसी बात के लिए प्रतिकर देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा वारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो, तो ये हेडिंग थी। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे सिंपल बात कि अगर आप प्रतिफल बिना कुछ बदले में दिए कोई करार कर रहे हो तो ऐसा करार शून्य होगा, ये समान नियम है। ठीक है, अब यहाँ जब जबकि लिख दिया गया है, जबकि का मतलब होता है अपवाद। इसके कुछ अपवाद हैं, क्या अपवाद हैं देख लेते हैं हम। ठीक है, पहला, जो करार हम कर रहे हैं वो लिखित रूप में अभिव्यक्त दस्तावेजों के रजिस्ट्रीकरण के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और एक दूसरे के साथ निकट संबंध वाले पक्षकारों के बीच नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किया गया हो, तो वहां प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। ओके, तो सेक्शन 25 सीधे कह रहा है, ठीक है, कि अगर कोई करार किया गया, कोई संविदा की गई जिसमें प्रतिफल नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये सिंपल सा सादा सा रूल है, ऐसा करार क्या होगा, शून्य होगा। ये नॉर्मल सा नियम है। उसके बाद इसी में अपवाद भी दे दिया गया है, तो ये सारे अपवाद याद होने चाहिए अगर कभी LLM वगैरह इंटरेस्ट देना है तो, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, एंट्रेंस देना है, प्लस LLB के एग्जाम के लिए भी याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो संविदा कर रहे हैं, उनके बीच का संबंध कैसा है, नैसर्गिक प्रेम का। ठीक है, नैसर्गिक प्रेम मतलब जैसे माता और बच्चे का हो गया, माता पिता और बच्चों का हो गया, ठीक है, भाई बहन का हो गया, तो ये नैसर्गिक नेचुरल प्रेम है एक दूसरे के लिए, और लोग एक दूसरे को बिना कोई प्रतिफल लिए सामान दे देते हैं। ठीक है, बट ऐसा संविदा अगर हुई है ऐसे पक्षकारों के बीच और बिना किसी प्रतिफल के, तो उसको क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए उस लॉ के अंतर्गत जहां पर रजिस्ट्री, ठीक है, जिस लॉ के अंतर्गत वो है, ये पहली चीज थी। ठीक है, ओके। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को पूर्णतः या भागता प्रतिकर देने के लिए वचन हो जिससे वचनदाता के लिए स्वेच्छा पहले ही कोई बात कर दी हो अथवा ऐसी बात कर दी हो जिसे करने के लिए वचनदाता वैध रूप से विवश किए जाने का दायी था। सॉरी, दूसरा, पहला पद बोला नैसर्गिक संबंध अगर है तो बिना प्रतिफल के करार भी क्या होगा, वैध होगा। दूसरा है अगर पहले से ही कोई वचन दे दिया हो, पहले से ही कोई वचन दे दिया हो, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, तो वहां दोबारा प्रतिफल देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक्स ने वाई को क्या किया, वाई डूब रहा था नदी में और एक्स ने कूद कर उसको बचा लिया, वाई खुश हो गया, बोला ठीक है ये लो 1000 रुपए, तो तुरंत दे दे रहा है, ये कट कर दो, तुरंत का नहीं देखना। वाई कह रहा है जब तुमको आवश्यकता होगी तो तुम मुझसे आके 1000 रुपए ले लेना। ठीक है, हो गया ना। अब अगर वाई से एक्स 1000 रुपए मांगने जाता है तो वाई मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वाई कहेगा मुझे बदले में क्या मिल रहा है, मुझे बदले में प्रतिफल में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि बट ये 1000 रुपए आपको देना। वाई कहता है बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है। नहीं भैया, अगर आपने वचन दे दिया है तो आप बाध्यकारी हैं। ठीक है, क्योंकि एक्स ने उसके बदले में पहले ही कुछ कर दिया। क्या कर दिया था, आपकी जान बचा ली थी। ठीक है, पहले ही कोई कार्य कर दिया है। ठीक है, ये दूसरा अपवाद है, तो यहां प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा, जिस ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विषयक विधि द्वारा वारित न होने की दशा में लेनदार कर लेता, उसके पूर्णता या भागता संदाय किए लिए उस व्यक्ति द्वारा जिसे उस वचन से भारित किया गया है या निमित्त साधारण या विशेष रूप से प्राधिकृत उसके अभिकर्ता द्वारा किया गया लिखित या हस्ताक्षरित वचन। ठीक है, देखो अब कोई ऋण था, तीसरा क्या बोल रहा है,
जो परिसीमा विधि के कारण अब देने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, परिसीमा लॉ में अब देना आवश्यक नहीं है। परिसीमा लॉ क्या होता है, देखो, एक फॉर एग्जाम्पल किसी 100 रुपए लो और उसका एक परिसीमा विधि है कि आपको 15 दिन के अंदर वो पैसा वापस करना होगा। ठीक है, एक्स से वाई ने लिया था, वाई ने 15 दिन के अंदर नहीं वापस किया और एक्स ने कोई केस नहीं किया 15 दिन तक। ठीक है, ओके। उसके बाद भी युक्त युक्त समय बीत गया, तब भी एक्स ने केस नहीं किया। अब एक्स बाद में केस करना चाहता है कि मेरा पैसा वाई से दिलवाइए मुझे कोर्ट में, तो कोर्ट नहीं दिला सकता क्योंकि परिसीमा विधि के अंतर्गत समय बीत गया है। ठीक है, ओके, सीधी सी बात। लेकिन मान लो वाई के मुंह से निकल जाए, वाई के मुंह से निकल जाए कि मैं तुम्हारा पैसा तुमको दे दूंगा, मैं तुम्हारा पैसा परिसीमा विधि पूर्ण होने के बाद, ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, पैसा देना होगा। ओके, ठीक है, इस सेक्शन के लिए इतना ही था। इसमें किसी भी दशा में ऐसा करार संविदा है। इन तीनों में से किसी भी तरीके से अगर संविदा की गई है तो ऐसा करार क्या होगा, मान्य होगा। ठीक है, मतलब सेक्शन 25 कहता है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होता है, लेकिन अगर नैसर्गिक प्रेम में, सॉरी 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 सॉरी, ओके, नैसर्गिक प्रेम में या पहले से ही कोई वचन दिया गया है या ऋण परिसीमा से बाध्य हो गया है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि मैं आपका पैसा चुका दूंगा, तब बिना प्रतिफल के भी करार मान्य होगा। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक सेक्शन पढ़ेंगे और एग्जाम्पल 25 का भी देखना है ना। ठीक है, ये हम लोग कल देखेंगे 25 का एग्जाम्पल और वो कुछ पूछ। वेलकम टू द क्लास। और देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में हम नोट्स के साथ भी एक्ट पढ़ते हैं क्योंकि सेम आर्टिकल है तो समझ में आ जाता है, बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है क्योंकि कई सारे आर्टिकल होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, उसको मिलाकर एक नोट्स बनता है। तो मैंने क्या किया है, जैसे हमने सेक्शन 1 से लेकर शुरू में क्या किया था, 18 तक पढ़ा था, फिर नोट्स चालू किया था ना, अब हम ये नहीं करेंगे। अब हम 25 से शुरू करेंगे और हमारा पूरा सिलेबस जहाँ तक है वहां तक पूरा बेयर एक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि बेयर एक्ट आना आवश्यक है। ओके, जब बेयर एक्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग लाइन से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, और जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो फिर चूंकि बेयर एक्ट का सेक्शन पढ़े रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये बेयर एक्ट में था, उसी को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्लस अब हम सिर्फ बेयर एक्ट नहीं पढ़ाएंगे, जब बेयर एक्ट पढ़ाएंगे तो उसके साथ जो इम्पोर्टेंट सेक्शन आएगा, जैसे कल 25 किए थे हम लोग, लेकिन आज फिर हम 25 करेंगे शॉर्ट में, और उसके साथ एक दो वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग केस, उसकी कहानी क्या है, पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, सो हियर इज द बेयर एक्ट। कल कहाँ तक हुआ था, 25 तक है ना, लेकिन फिर से आज 25 करेंगे क्योंकि कल हम एग्जाम्पल छोड़ दिए थे। 25 आई थिंक यही होगा, 25 आ गया क्या, 23, 24, 5 है ना। तो 25 हमने किया था, देख लेते हैं क्या था 25 में, और इसकी नोट्स भी हम भेज देंगे ग्रुप में। ठीक है, जो हम लोग व्हाइट बोर्ड वाली नोट्स बनाएंगे। तो सेक्शन 25 कहता है कि सीधी सबसे जनरल रूल ये है कि कोई भी करार, कोई भी संविदा अगर बिना प्रतिफल के की गई है तो ऐसा करार क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, सेक्शन 25 कहता है कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होगा, ये साधारण सा नियम है, हमेशा याद रखना। बिना कंसिडरेशन, बिना प्रतिफल के करार शून्य होगा।
ये हमने देखा था। बट इसके 3 अपवाद थे। 25(1) कहता है अगर नैसर्गिक प्रेम से, ठीक है, आपसी प्रेम इतना है जिसको नेचुरल नैसर्गिक प्रेम माना जाएगा, ऐसे में करार किया गया है बिना प्रतिफल के, तो ऐसा करार वैध होगा, मान्य होगा। ठीक है, इसको प्राकृतिक प्रेम और स्नेह भी बोल सकते हो, नेचुरल लव। ठीक है, दूसरा था 25(2). ठीक है, 25(2) क्या था कि ऐसा वचन जिससे पहले से किया गया कोई साक्षिक कार्य के लिए क्षतिपूर्ति देने का वादा किया गया हो। ठीक है, पहले से किसी स्वैच्छिक कार्य के लिए कोई क्षतिपूर्ति देने का वादा हो। जैसे हमने देखा था कि ए ने क्या किया, बी को नदी में डूबते हुए बचाया, तो बी ने वचन दिया था कि मैं तुमको 1000 रुपए दूंगा। ठीक है, और तीसरा था समय बाधित ऋण। अगर कोई पैसा, मान लो एक्स ने वाई को बोला था मैं 5 दिन में तुमको पैसा लौटाऊंगा, 5 दिन बीत गया। ठीक है, समय बाधित ऋण हो गया, वाई वापस देने के लिए बाध्य नहीं है अगर एक्स ने 5 दिन खत्म होते ही युक्ति समय में केस नहीं किया। ठीक है, बट उसके बाद भी वाई कहता है ठीक है मैं तुमको तुम्हारा पैसा दे दूंगा। ओके, मैं तुमको तुम्हारा पैसा दे दूंगा, तो यहाँ पर भी दोबारा प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। तो इन तीनों तरीकों में क्या होता है, संविदा मतलब करार मान्य होता है। ओके, बट सिर्फ इतना नहीं था, इन सब में कुछ और सीमाएं थी। फॉर एग्जाम्पल, क्या सीमाएं थी, प्राकृतिक स्नेह में अगर कोई करार किया गया है, नैसर्गिक प्रेम में कोई अगर व्यक्ति किसी को, अच्छा ये बताओ मेरी आवाज, किसी और चीज की आवाज आ रही है, मशीन वगैरह की? मैं चेक कर लेती हूँ। तो अब वो बैकग्राउंड में जब कोई आवाज होती है तो वो आवाज नहीं आती, बट क्या कहते हैं, टॉपिक कट कट के आता है ना। ठीक है, तो सेक्शन 25 हम पढ़ रहे थे, और ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ये एलएलबी के एग्जाम में आता है। ठीक है, हमेशा आता भी, वैसे भी कोई तुमसे पूछ सकता है, बट एलएलबी के एग्जाम में आता है। अगर कोई नैसर्गिक प्रेम में किसी को कोई संपत्ति दे रहा है बिना प्रतिफल के, कोई संविदा कर रहा है, तो ऐसे ही नहीं होगा, लिखित में देना होगा। कैसा हो, रिटन में। ठीक है, दूसरा उसका रजिस्ट्रीकरण कराना होगा, रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। ठीक है, रजिस्ट्रीकृत चाहे कह लो चाहे पंजीकृत कह लो। ठीक है, ओके। तीसरा शर्त ये है नैसर्गिक प्रेम का कि निकट संबंधियों के बीच होना चाहिए। ठीक है, निकट संबंधी जैसे मान लो कि माता पिता और बच्चों के बीच है ना, निकट संबंधियों के बीच होना चाहिए। ओके, और स्वेच्छा से होना चाहिए, बिना किसी दबाव के। ठीक है, स्वेच्छा से होना चाहिए, ये 4 तत्व पूरे होने चाहिए। ठीक है, पूर्व स्वैच्छिक सेवा के लिए कोई वचन दिया गया है तो वहां पर भी कुछ ऑब्जेक्ट पूरे होने चाहिए। पहला होना चाहिए कि जो कार्य किया था, जैसे नदी में डूबने से बचाया था, तो वो कार्य उसने स्वेच्छा से किया था। ठीक है, कार्य क्या किया था, स्वेच्छा से किया था। एक्स ने वाई को नदी में डूबते देखा, कूद के वाई को बचा लिया। वाई ने बोला नहीं कि उसको बचाओ, मतलब हेल्प चिल्लाया होगा, लेकिन एक्स यहाँ पे फ्री था, चाहता तो बचाता, नहीं चाहता तो नहीं बचाता। इसने स्वेच्छा से बचाया, स्वेच्छा से वो कार्य किया था। ठीक है, अब प्रतिवादी, अब इसको लाभ हुआ, प्रतिवादी को क्या हुआ, उस कार्य से लाभ हुआ। और तीसरा है वचन क्षतिपूर्ति का हो। ठीक है, और वाई ने क्या दिया है, वचन दिया है ऐसी क्षतिपूर्ति का, तुमने मुझे बचाया है, तुमको भी तो कुछ क्षति हुई होगी, ऐसी क्षतिपूर्ति है। तो क्षतिपूर्ति नहीं भी हुई है तब भी वचन दिया है कि मैं तुमको कुछ पैसा दूंगा। तीसरा, समय बाधित ऋण के कारण, तीसरा वाला था थर्ड में, अब उसको पैसा देना आवश्यक नहीं है। एक्स से वाई ने पैसा लिया था, अब परिसीमा अधिनियम के समय बीत चुका है, अब वाई बाध्य नहीं तो एक्स को पैसा लौटाए। लेकिन वाई क्या करता है, एक्स से कहता है, वाई एक्स से कहता है मैं तुमको वो पैसा दे दूंगा, और ऐसा उसने कैसे किससे किया है, लिख कर दिया है। ठीक है, लिखित रूप में दिया है। ठीक है, और उस पर अपना साइन भी किया है, हस्ताक्षरण, हस्ताक्षरित। ठीक है, तो ऐसा प्रतिफल मान्य होगा। केस देख लेते हैं। ठीक है,
कुछ केस देख लेते हैं। फैक्ट हम बता दे रहे हैं केस का। जब हम नोट्स भेजेंगे तो उसमें पूरा लिख के भेजेंगे, ठीक है। केस का पहला केस है राजलक्ष्मी देवी बना भूतनाथ मुखर्जी। राजलक्ष्मी देवी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी, ठीक है। क्या हुआ था इस केस में? देखो बहुत पुराना केस है ये, 1900 के आसपास का केस है, ठीक है। पति और पत्नी में कुछ झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो कोर्ट नहीं गए वो लोग, और पति ने कहा मैं तुमको मंथली कुछ पैसा दे दूंगा, ओके। बाद में पति ने खर्चा देना बंद कर दिया, ठीक है। पत्नी ने क्या किया, 125 सीआरपीसी उस समय नहीं था, लेकिन अन्य किसी सेक्शन में जाने की जगह अन्य किसी मतलब प्रतिफल सॉरी भरण पोषण लेने की जगह वो क्या चली गई, सेक्शन 25(1) में चली गई कि पति ने मुझे क्या कहते हैं पैसा देने का वादा किया था, हमारा संबंध भी नैसर्गिक प्रेम का है, बट अब ये हमको प्रतिफल नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा सबसे पहली बात कि जो पति ने वादा किया था वो रजिस्ट्रीकृत नहीं है। क्या नहीं है? रजिस्ट्रीकृत नहीं है, पंजीकृत नहीं है, ठीक है। दूसरा कि क्या कहते हैं ये लिखित भी नहीं है, ठीक है। ये लिखित भी नहीं है, इसलिए आप सेक्शन 25(1) में इसको लागू नहीं करवा सकते, ठीक है। ओके, दूसरा केस था केदारनाथ वर्सेस, ये केस याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। केदारनाथ वर्सेस भूतनाथ, सॉरी केदारनाथ भूतनाथ तो उसमें दूसरे केस में था। केदारनाथ वर्सेस मोहम्मद, ठीक है। ये केस भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अक्सर ये केस सुनोगे जब भी आप करोगे। पुराना भी है ये, केदारनाथ वर्सेस गौर मोहम्मद, ठीक है। 1886 का केस है ये। इसमें क्या हुआ, जो प्रतिवादी था गौर मोहम्मद जो है, मोहम्मद जी ने एक टाउन हॉल का निर्माण हो रहा था, उसके लिए पैसा देने का वादा किया, ठीक है, कि मैं पैसा दूंगा। देखो संविदा तब पूर्ण होती है जब बदले में इनको कुछ मिले, है ना, ओके। बिना प्रतिफल की संविदा शून्य होती है, लेकिन हम सेक्शन 25 पढ़ रहे हैं जिसके 3 अपवाद हैं। पहला तो क्या कहते हैं, नैसर्गिक प्रेम में दिया हुआ कोई प्रतिफल, कोई संविदा बिना रिटर्न के मान्य होती है। कोई वचन जो आपने पहले से किया हो उसके लिए मान्य होगी, और समय बाधित ऋण, तो आप ठीक है। तो क्या किया वादी ने, केदारनाथ जी ने क्या किया, उस टाउन का निर्माण अपने पैसे से करवा लिया, ठीक है। और बाद में मोहम्मद जी से पैसा मांगने गए तो मोहम्मद साहब ने क्या किया, सॉरी रियली सॉरी, हाँ, मोहम्मद जी ने क्या किया, पैसा देने से मना कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि बिना प्रतिफल के मान्य ही नहीं होता। तो केस चला गया कोर्ट में। कोर्ट ने कहा देखो आपने वचन दिया था, आपने क्या किया था, वचन दिया था, ठीक है, जिसके आधार पर प्रतिवादी ने क्या किया, विश्वास किया और उस दायित्व पर खर्चा उठाया, ठीक है। अब अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो वादी को हानि होगी, इसलिए आपको प्रतिफल देना पड़ेगा जो वादा आपने किया था, ओके। नाउ राजलक्ष्मी वाला केस हम 25(1) में ले जा सकते हैं, ठीक है। और केदारनाथ गौर मोहम्मद वाला केस हम पहले से स्वैच्छिक किसी वचन वाले कार्य में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे केस हैं, ठीक है। बट इतना काफी, जैसे चिन्नैया बनाम रमैया वाला केस है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम बहुत ज्यादा केस में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको आगे चलना है सेक्शन में, ओके। चलो डायरेक्ट चलते हैं सेक्शन 26, नहीं 25 में ये भी रहते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं जो हमने नहीं देखा था। इससे पहले स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं, ये भी हमने कल नहीं देखा था। इस धारा की कोई बात वस्तुतः दिए गए किसी दान की विधि मान्यता पर, जहां तक कि दाता और अदाता के बीच का संबंध है, प्रभाव नहीं डालेगी। मतलब सेक्शन 25 दान को प्रभावित नहीं करेगी, दान संबंधी विधि को प्रभावित नहीं करेगी।
कोई करार जिसके लिए वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है केवल इस कारण से उन्हें नहीं है कि प्रतिफल अपर्याप्त है, मतलब कम प्रतिफल दिया गया है, किंतु इस प्रश्न को अवधारित करने में कि वचनदाता की सम्मति स्वतंत्रता से दी गई थी या नहीं, प्रतिफल की अपर्याप्तता न्यायालय द्वारा गणना में ली जा सकती है। ओके, तो क्या हमने देखा था यहाँ पे, देखो ये स्वेच्छा से किसी ने क्या किया, अपने किसी स्नेह प्राकृतिक प्रेम या स्नेह के संबंध में किसी नैसर्गिक प्रेम में, जैसे कि पिता ने अपने बच्चे को क्या किया या बच्चे ने क्या किया, अपने पिता को कोई सामान दे दिया बिना कुछ उससे प्रतिफल में लिए, मतलब उसके पास एक कार थी, फ्री में अपने पिता को दे दी। ठीक है, तो चौथा पॉइंट क्या था कि स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए। बाद में बेटा चला गया कोर्ट और इसने कहा कि इन्होंने मुझ पर स्वेच्छा असम्यक असर डाला था। सेक्शन 16 में हमने पढ़ा था असम्यक असर। ठीक है, तो कोर्ट अब ये जो बिना प्रतिफल के या कम प्रतिफल के पिता ने वो कार ली होगी, इस कारण से संविदा को शून्य नहीं करेगा, लेकिन बिना प्रतिफल या कम प्रतिफल का आधार देखेगा और ये सेक्शन 16 के अंतर्गत प्रभाव दे रहा है। असम्यक असर क्या होता है, जब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके मस्तिष्क पर असर डाल सकता है और आपसे कुछ भी काम करवा सकता है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग सिर्फ बेयर एक्ट देखेंगे। बेयर एक्ट खत्म होने के बाद ही हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, नहीं तो बहुत खिचड़ी जैसा हो गया पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, चलो इसके सारे एग्जांपल देख लेते हैं, सारे नहीं 2-4 देख लेते हैं। ए को किसी प्रतिफल के बिना 1000 रुपया देने का वचन देता है, यह संविदा शून्य है। ए बी को 1000 रुपए देता है बिना किसी प्रतिफल के, प्रतिफल मतलब बदले में कुछ करना या करवाना। ठीक है, ओके, ऐसी संविदा शून्य है। बहुत बार एग्जांपल में पूछा गया है एंट्रेंस वगैरह के लल्लम के। ठीक है, ओके, ए नैसर्गिक प्रेम और स्नेह से अपने पुत्र को 1000 रुपए देने का वचन देता है। ठीक है, ए अपने पुत्र बी को नैसर्गिक प्रेम है ही, पिता पुत्र का संबंध है। ठीक है, बी के प्रति अपने वचन को का लेखबद्ध करता है और रजिस्ट्रीकृत कराता है। स्नेह और प्रेम का संबंध में लिखित और पंजीकरण कराना आवश्यक है, ये भी हमने देखा है। देखो ये देखो, नैसर्गिक और प्रेम संबंध में अगर हम कुछ सामान दे रहे हैं तो उसको लिखित होना, रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। ठीक है, और स्वेच्छा से आवश्यक है, जाहिर सी बात है निकट संबंधियों के बीच होगा। ठीक, नाउ यह संविधा मान्य है। ठीक है, तीसरा, बी को थैली का पड़ी पाता है, सॉरी पहले थोड़ा सा इसको इरेज कर दें तो हमको थोड़ा सा यहाँ पे जगह मिल जाए लिखने के लिए। ओके, चलो, बी की थैली ए पड़ी पाता है और उसे उसको देता है, बी ए को बी 50 रुपए देने का वचन देता है, यह संविदा मान्य है। ठीक है, बी की थैली गिर गई, उसको ए पाता है। ठीक है, ए लाकर वो थैली बी को वापस दे देता है बिना कुछ चाहते हुए। ठीक है, और जब बी अपनी थैली वापस पाता है तो इसको वचन देता है मैं तुमको 50 रुपया दूंगा। ओके, तो अब यहाँ ए को बदले सॉरी अब यहाँ बी को बदले में कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन थैली मिली है। थैली क्या है, कोई कार्य से जिसको उसको लाभ हुआ है। ठीक है, ये वचन दे रहा है, मतलब मैं भविष्य में तुरंत जब भी तुमको दूंगा। अब ये चाहे तो इस 50 रुपए को प्राप्त करने के लिए केस कर सकता है। ठीक है, ये भी था, इसमें था 25, ये था 25 2 में था। ठीक है, ओके, बी के शिशु पुत्र का पालन ए करता है, वैसा करने में हुए का के व्ययों का संदाय खा वचन देता है, संविदा है। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इसमें कुछ टेंशन लेना ही नहीं है। ठीक है, बी के बच्चे का पालन ए कर रहा है। ठीक है, मतलब मान लो दाई माँ वगैरह जो भी है। ठीक है, तो बी को क्या मिल रहा है प्रतिफल में, इसके बच्चे की कोई केयर कर दे रहा है ना, ये प्रतिफल में इसको मिल रहा है। बदले में बी वचन दे रहा है कि जो तुम्हारा खर्चा होगा मैं तुमको खर्चा दूंगा। ठीक है, ओके, तो संविदा है। बी को 1000 रुपए का द्वारा दे है, किंतु वह ऋण परिसीमा अधिनियम द्वारा वारित है, का उस खा मध्य खा को 500 रुपए देने का लिखित वचन हस्ताक्षरित करता है, यह संविदा है। थर्ड वाले की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है एग्जाम्पल,
ए को 1000 रुपया भी देता, बट परिसीमा विधि के अंतर्गत समय बीत गया है, अब बी जो है 1000 रुपया ए को देने को बाध्य नहीं है, और ना ही ए जाके केस कर सकते हैं। बट बी को थोड़ी सी दया आ गई, समय बीतने के बाद उसने क्या किया, कहा 1000 तो नहीं, लेकिन मैं तुमको 500 रुपये जरूर दूंगा, और ये लिखित में देता है, ठीक है, वचन देता है ऐसा। अब इस 500 रुपए के लिए ये जाके संविदा के रूप में केस कर सकता है, ठीक है। ओके, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत है। चलो थोड़ा सा ऊपर 25 में कुछ छूटा है क्या? हाँ, प्रतिफल अपर्याप्तता, प्रतिफल की अपर्याप्तता मतलब कम है, ऐसा तथ्य जिसे न्यायालय का यह विचार करने में गणना में लेना चाहिए कि काकी सम्मति स्वतंत्रता से दी गई है या नहीं, ठीक है। ये पैरा में आएगा, पैराग्राफ में आएगा, ना कि एग्जाम्पल में। और इसको क्या कहते हैं, हमने अभी जस्ट देखा था। ये वाला एग्जाम्पल देख लो, दोनों एग्जाम्पल देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूछा गया है, ठीक है। 1000 रुपए मूल्य के घोड़े को 10 रुपए में बेचने का करार करता है। ए 1000 रुपए का घोड़ा 10 रुपए में किसी को बेच रहा है, मान लो बी को बेच रहा है, ठीक है, ऐसा करार करता है, ठीक है। यहाँ प्रतिफल पर्याप्त नहीं, भैया अपना 1000 का चीज किसी को 10 रुपए में दोगे, अपनी मोबाइल किसी को 100 रुपए में दे दो, ठीक है। अब यहाँ तुम्हारी सम्मति स्वतंत्र थी कि जबरदस्ती तुमसे लिया गया है कि नहीं, इस आधार पर कोर्ट क्या कर सकता है, उस संविदा को शून्य कर सकता है, ठीक है। 1000 रुपए के मूल्य के घोड़े को 10 रुपए में बेचने का, फिर से वो एग्जाम्पल आ गया, कुछ इसमें तथ्य अलग होगा इसलिए कुछ अलग से दिख रहे हैं। चलो क्या बोल रहा है, 1000 रुपए के घोड़े को 10 रुपए में बेचने का करार करता है। ए जो है अपना 1000 का घोड़ा 10 रुपए में बेचने का करार करता है। ए इससे इनकार करता है कि इस करार के लिए उसने सम्मति स्वतंत्रता से दी थी, ठीक है, तो ऐसी संविदा शून्य होगी। सेक्शन 26, 27 याद रखना, 26 भी याद रखना फॉर एंट्रेंस वगैरह एग्जाम के लिए। विवाह के अवरोध करार शून्य होते हैं, ऐसा कोई भी करार जो शून्य है जो अप्राप्त से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह के अवरोधार्थ है। चलो हम अपने व्हाइट पेज पे चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या सेक्शन 26 बोल रहा है, ऐसा कोई करार आप कर रहे हो, देखो शून्य वाले सारे करार याद रखना, क्योंकि शून्य करार बना, शून्य करणीय करार आएगा तो वहां लिखने में मदद होगी तुम्हें, ठीक। ऐसा करार जो विवाह का अवरोधक है, मतलब विवाह में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, शून्य होगा, ठीक है। बट इसका एक अपवाद है, अगर ये अवरोध किसी नाबालिग के विवाह को रोकने के लिए है तब मान्य होगा, ठीक है। मतलब अप्राप्त वय मतलब नाबालिग, ठीक है, अप्राप्त वय या नाबालिग, ठीक है, ओके, मतलब 18 से कम। नाउ कैसा करार, देखो एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं क्योंकि इसमें एग्जाम्पल दिया नहीं है। एक्स वाई से करार करता है, ठीक है, एक्स वाई से करार करता है कि सी और डी की शादी में, सी और डी की शादी होने वाली है, अगर तुम इस शादी को रोक दो किसी तरह से तो मैं तुमको 1,00,000 रुपया दूंगा, ठीक, ओके। तो क्या मिल रहा है, वाई को प्रतिफल में 1,00,000 रुपया मिलेगा और एक्स को प्रतिफल में क्या मिलेगा, इन दोनों की शादी रुक जाएगी, ठीक। वाई क्या करता है, ले जाता है डी को मार देता है या अपहरण कर लेता है, किसी तरीके से शादी तोड़ देता है, रोक देता है, ठीक है, ओके। इसके बाद एक्स 1,00,000 रुपया देने को मना कर देता है, ठीक है। वाई कहता है ऐसे कैसे नहीं दोगे, वाई चला जाता है कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट कहता है भैया सेक्शन 26 नहीं पढ़ा, सेक्शन 26 कह रहा है कि विवाह का अवरोधक करार शून्य होगा, ठीक है, और आप इसको लागू नहीं करवा सकते यहाँ पे। चलो व्यापार का अवरोधक करार शून्य है, किसी के हर करार जिससे कोई व्यक्ति किसी प्रकार की विधिपूर्ण वृत्ति व्यापार या करार करने से अवरुद्ध किया जाता है उस विस्तार तक शून्य है, उस विस्तार तक शून्य, विस्तार शब्द याद रखना, उस विस्तार तक शून्य है, ठीक है। सेक्शन 27, चलो सेक्शन 27 कह रहा है कोई ऐसा करार जो किसी व्यापार, वाणिज्य
और एक और था, है ना, तीसरा, इसका तीसरे का नाम भूल जाते हैं हम। वृत्ति, ठीक है, वृत्ति व्यापार या कारोबार, ठीक है। व्यापार, कारोबार या वृत्ति, मतलब कुल मिला के बिजनेस, किसी भी प्रकार की नौकरी, किसी भी प्रकार का जॉब, प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशन, ये सब किसी भी तरीके से आपको इनकम है और उसमें किसी प्रकार का अवरोध करने के लिए कोई व्यक्ति करार करता है, ठीक है, अवरोध डालने के लिए। तो जिस सीमा तक अवरोध डालने के लिए करार किया है उस सीमा तक वो करार क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स है, बहुत अच्छा फैशन डिजाइनर है, ये इसकी वृत्ति है, ठीक है, प्रोफेशन है। ए बी से करार करता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि इसकी दुकान या इसका फैशन डिजाइनिंग का काम बंद हो जाए, ठीक है। ए बी से कहता है तुम कुछ ऐसा करो कि एक्स का फैशन डिजाइनिंग का काम बंद हो जाए, मैं बदले में तुमको दूंगा 10,000 रुपए, ठीक है। बी क्या करता है, जाके एक्स की दुकान पे आग लगाता है, कुछ भी करता है, एक्स का कारोबार ठप हो जाता है, ठीक है, और या अवरोध उत्पन्न हो जाता है, बंद नहीं होता है, फिर भी एकदम काम करना मतलब बंद हो जाए, जैसे सामान नहीं बिकता वगैरह वगैरह जो भी हो, ठीक है। बी ने ये काम किया तो ए का तो प्रतिफल मिल गया क्योंकि ए को वही काम कराना था, एक्स की दुकान बंद करानी थी, ठीक। फिर भी गया ए के पास कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब लाओ 1,000 रुपए दो, ए ने मना कर दिया, ठीक है। बी चला गया कोर्ट लागू करवाने के लिए, कोर्ट ने कहा 27 पढ़ के आओ, सेक्शन 27 भारतीय संविधान अधिनियम, वहां पे साफ लिखा है कि किसी के कारोबार में अवरोध के लिए अगर आप कोई करार करते हो तो वो करार क्या होगा, शून्य होगा, आप इसको लागू नहीं करा सकते, ठीक है। लागू कराने का क्या मतलब, अगर ये करार किसी वैध चीज के लिए होता तब ए बी को 1,000 रुपए देने के लिए कोर्ट के द्वारा बाध्य किया जा सकता था, शून्य का मतलब है बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलो, गुडविल बेच दी गई है, उस कारोबार को न चलाने के लिए करार की व्यावृत्ति, ठीक है। हर व्यक्ति जो किसी कारोबार की गुडविल का विक्रय करे, क्रेता से यह करार कर सकेगा कि वह विनिर्दिष्ट स्थानीय सीमाओं के अंदर तत्सदृश कारोबार चलाने से विरत रहेगा जब तक क्रेता या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे उसने गुडविल का हक उत्पन्न हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत अच्छे से, उन सीमाओं में अगर एलएलएम का एंट्रेंस नेट वगैरह देना या लॉ की फील्ड में रहना है तो नॉर्मल भी पता होना चाहिए। तो तत्व, ये दृश्य दिख रहा है, दृश्य कारोबार चलाता रहे, परंतु यह जब तक कि उस कारोबार की प्रकृति की दृष्टि से ऐसी सीमाएं न्यायालय को युक्त प्रतीत हो, ठीक है। सेक्शन 26 बोल रहा है कि किसी भी प्रकार का अवरोधक करार शून्य होगा, ओके। फिर इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन कहता है, ये क्या हो रहा है, ओके, एक्सप्लेनेशन कहता है, अरे एक मिनट, हाँ, एक्सप्लेनेशन कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने गुडविल बेचा अपना, ठीक है, गुडविल अभी बता रहे हैं क्या होता है, ठीक है। जब गुडविल जिसको बेचा उसने एक शर्त लगा दी कि आप उतने समय तक एक निश्चित सीमा में, एक निश्चित सीमा में और एक निश्चित समय तक सेम व्यापार नहीं करोगे, ठीक है, एक निश्चित समय तक सेम व्यापार नहीं करोगे, तो ये अवरोधक ही है लेकिन ये मान्य होगा, ठीक है। अब ये निश्चित सीमा और निश्चित समय युक्त है कि नहीं, इस पर अगर क्वेश्चन उठता है तो इसका निर्धारण कौन करेगा, न्यायालय करेगा, ठीक है। चलो, ये इतनी सी बात बोल रहा है, अब देखते हैं गुडविल क्या है। मान लो हल्दीराम है, ठीक है, हल्दीराम का नहीं लेंगे एग्जाम्पल, मान लो कोई ऐसी ब्रांड है हल्दीराम की तरह, पेप्सी वगैरह है, इन्होंने अपना गुडविल बेचा, मतलब अपनी कंपनी बेच दी, ठीक है। नॉर्मल कोई समोसे वाला अपना नमकीन वाला अपना दुकान बेच दे
और एक कोई ब्रांडेड व्यक्ति अपना सामान बेच दे तो गुडविल बिकती है। हम जब दुकान देखो अपने लोकल मार्केट में जाते हैं तो फलाने के यहाँ का चाट खाने जा रहे हैं, फलाने के यहाँ की फुल्की खाने जा रहे हैं, ठीक है, ओके। बट अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं, नमकीन लाने जा रहे हैं, तो एक ब्रांडेड होगा, भाई हल्दीराम का नमकीन ले आना, या कुरकुरे लेते आना, या जो भी पेप्सी लेते आना, एक ब्रांड, ठीक है। तो किसी व्यक्ति का मान लो लोकल, मान लो सुल्तानपुर लोकल से किसी चाट वाले का नाम खूब फेमस है, ठीक है, फेमस है, ओके, उस व्यक्ति का गुडविल फेमस है, फेमस होने का मतलब गुडविल, ठीक है, लोग बहुत अच्छे से उसके बारे में बहुत अच्छे से सोचते हैं, और उसके यहाँ इसीलिए जाते हैं भैया उसके हाथ का बना हुआ है, उसके यहाँ का बहुत स्वादिष्ट होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। बट उसने क्या किया, अपनी दुकान ही बेच दी, अपनी चाट की दुकान बेच दी वाई को, ठीक है, सुल्तानपुर का चौक में है एक, ठीक है। अब वाई ने जब वो दुकान शुरू की तो वाई ने शर्त लगाई एक्स के साथ कि ठीक है, तुमने मुझे अपना गुडविल बेचा, दुकान बेचा है, ठीक है। क्यों गुडविल, क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जब कोई दुकान बेचता है नॉर्मल तो दुकान का पैसा लगता है, ठीक है। गुडविल का मतलब मान लो उस दुकान का एक नाम रहा हो, ठीक है। जैसे मेरठ की चाट क्या बेचते नहीं है आके, हाँ, मेरठ की नान खटाई, ठीक है। तो सेम दुकान का नाम ही, अब हल्दीराम, कोई हल्दीराम ब्रांड बेचे तो हल्दीराम नाम ही बेच दे, ठीक है ना, एक ब्रांड ही बिक रहा है। तो वाई ने कहा कि अब तुम जो है कम से कम सुल्तानपुर में, ठीक है, कम से कम सुल्तानपुर में चाट की दूसरी दुकान नहीं लगाओगे, पहली बात। दूसरी बात, इसी नाम से नहीं लगाओगे जिस नाम से तुमने, जिस नाम को तुमने मुझे बेचा है, ठीक है। और तीसरा, तुम 10 साल के लिए ऐसा नहीं करोगे। तो 10 साल एक्सीड कर रहा है भाई, 10 साल तो बहुत हो गया, तो क्या एक्स बैठा रहेगा। अब ये तीनों युक्ति युक्त है कि अवरोधक करार नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या फायदा वाई को इतना पैसा खर्च करके एक्स का गुडविल खरीदने का, जब क्या करे, एक्स क्या करे, एक्स क्या करे, चौक में इस लेफ्ट साइड में अपनी दुकान बेच दे और राइट साइड में जाके दूसरी दुकान खोल दे, तो क्या फायदा वाई को पैसा लगाने का, है ना। ऐसा कुछ रोकने के लिए, ठीक है, व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए, ठीक है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए अगर ऐसा करार किया जाता है तो ऐसा करार मान्य होगा, ठीक है। चलो, ओके, विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य होते हैं, ठीक है। आपने कोई ऐसा करार किया जहां विधिक कार्यवाही प्रभावित होनी है, विधिक कार्यवाही मतलब लीगल एक्ट, ठीक है। तो दो चीज इसमें है, जिससे उसका कोई पक्षकार किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में अपने अधिकारों को मामूली अधिकरणों में प्रायिक विधिक कार्यवाही द्वारा प्रवर्तित कराने से अत्याधिकता अवरुद्ध किया जाता है, या जो उस समय को जिसके भीतर वह अपने अधिकारों को इस प्रकार प्रवर्तित करा सकता था परिसीमित कर देता है, ठीक है। ऐसा करार क्या होगा, शून्य होगा। अगर आप किसी को अधिकार है कोर्ट जाने का, ठीक है, अपना कोई राइट उसको उल्लंघन हुआ है लागू करवाने का, और आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हो भैया तुम मत जाओ कोर्ट, अगर तुम कोर्ट नहीं जाओगे तो मैं तुमको 10 लाख रुपए दे दूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी तक ठीक था, 10 लाख उसने दे दिया, इतना ही लगभग केस बनता, कोई बात नहीं, तो संविदा मानती, लेकिन फिर उसने क्या किया, 10 लाख भी नहीं दिया और उसका अवरोध भी कारित कर दिया, तो ऐसा करार क्या है, शून्य है। या हो सकता है 10 लाख उतना पैसा ना हो जितना उसको आवश्यकता थी। दूसरा, जो किसी भी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर किसी संविदा के अधीन या उसके बारे में किसी पक्षकार के अधिकारों को निर्वापित करता है या उसके किसी पक्षकार को किसी दायित्व से उन्मोचित कर देता है जिससे कि कोई पक्षकार अपने अधिकारों को प्रवर्तित कराने से अवरुद्ध हो जाए, तो उस विस्तार तक शून्य होगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी से संविदा करता है, किस लिए कि, एक मिनट, एक सेकेंड, अपवाद क्या है, जो विवाद पैदा हो उसको मध्यस्थता के लिए निर्देशित करने वाली संविदा की व्यावृत्ति है। और दूसरा अपवाद भी होगा, जो प्रश्न पहले ही पैदा हो चुके हैं उन्हें निर्देशित करने की संविदा की व्यावृत्ति, या किसी बैंक या स्थानीय
संस्था के प्रत्याभूति करार की व्यावृत्ति बहुत ज्यादा इस बेयर एक्ट सेक्शन को हम डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तब तक तुम लोग को याद नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि व्हाइट पेज पे हम लोग अपना व्हाइट बोर्ड पे समझ लेते हैं कि बोल क्या रहा है, ठीक है। सेक्शन 28, ओके ओके। सेक्शन 28 कह रहा है सबसे पहली बात कि अगर आपने कोई ऐसा करार किया, कोई ऐसा करार किया जो विधिक कार्यवाही को रोकता है, ठीक है, लीगल कार्यवाही को, प्रोसीजर को या कार्य को रोकता है, तो ऐसा कार्य क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। कोई समझौता जो किसी को न्यायालय में मुकदमा दायर करने या अपने अधिकारों को लागू करने से रोकता हो, ठीक है, क्योंकि प्रोसीजर है ना। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई को रोक रहा है कि तुम जाके कोर्ट में, मतलब वाई के खिलाफ कोई अपराध हुआ है, वाई केस करना चाहता है, एक्स ने वाई से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा, तुम केस ना करो, ठीक है, ऐसा करार शून्य होगा, ओके, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, समय सीमा घटाने वाला समझौता शून्य होता है, ठीक है, समय सीमा को घटा देने वाला समझौता करार भी क्या होगा, शून्य होगा। तो मान लो कि तुमने लिमिटेशन एक्ट अभी नहीं पढ़ा पर, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। मान लो कि लिमिटेशन एक्ट होता है जिसमें केस करने की ना एक सीमा दी हुई होती है, हर कुछ केस करने की। क्रिमिनल केसेस के लिए सीआरपीसी में एक चैप्टर था, बीएनएसएस में भी वो चैप्टर है। सिविल केस में अगर कोई केस करना है संविदा के इसमें, तो उसकी सीमा परिसीमा अवधि में दी हुई है, ठीक है, ओके, परिसीमा विधि में दी हुई है, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट, कि आपके कितने का केस है या कौन सी संविदा भंग हुई है, तो आपको कितने दिन के अंदर केस करना पड़ेगा, ठीक। तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपका कुछ पैसे का नुकसान हुआ है संविदा से, आपको क्षतिपूर्ति चाहिए और 2 साल परिसीमा है कि 2 साल के अंदर आप केस करो, ठीक है। जैसे तलाक के लिए 1 साल के अंदर नॉर्मली ये हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि शादी के 1 साल के अंदर आप तलाक के लिए केस नहीं डाल सकते सामान्यतः, ठीक, एक लिमिटेशन है। एक्स ने वाई से केस संविदा किया कि अगर तुमने 1 साल के अंदर केस नहीं किया तो तुम फिर केस नहीं कर सकते, ठीक है, बदले में मैं तुमको 2 लाख रुपए दूंगा। तो लिमिटेशन एक्ट में जो समय दिया हुआ है उस समय को इस संविदा द्वारा क्या किया जा रहा है, घटाने, कम करने की कोशिश हो रही है, ठीक है, ऐसा करार शून्य होगा। और थर्ड थर्ड क्या था, अधिकार समाप्त करने वाली शर्त अब शून्य है, ठीक है। पहले ये शून्य माने जाते थे, अब ये शून्य नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो 1997 से ये मान्य नहीं है, इसलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ओके। सेक्शन 28 में कुछ अपवाद दिया था जो हमने देखा, तो तुमको ये दोनों याद रखना है कि विधिक कार्यवाही को अवरोध करना या समय सीमा को घटा देना संविदा द्वारा जो परिसीमा अधिनियम में दिया है, ऐसे करार शून्य होंगे, ठीक है। और कुछ अपवाद है, अपवाद देख लेते हैं, सेक्शन 28 के अपवाद देख लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन है, जहां आप विधिक कार्यवाहियों या इत्यादि को अगर प्रभावित भी करते हो तो ऐसा करार शून्य नहीं होगा। तो सबसे पहला क्या था, मध्यस्थता, समझौता, ठीक है, समझौता। समझौता क्या होता है, एक्स और वाई के बीच में लड़ाई हो रही थी, दोनों केस जाते, 4 साल 5 साल 10 साल केस चलता, ठीक है। मध्यस्थता क्या होता है, ये एक लॉ होता है, ठीक है, अलग से एक लॉ है। इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षकारों को बैठा के जल्द से जल्द विवाद का निपटारा कर लेते हैं। तो अगर मध्यस्थता के द्वारा आपने किसी विवाद का निपटारा किया है, मध्यस्थता की संविदा की है आर्बिट्रेशन के द्वारा, तो ऐसा करार मान्य होगा, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, विवाद उत्पन्न होने के बाद मध्यस्थता का निर्णय। अगर मध्यस्थता से पहला तो आपने
मध्यस्थता में जाने की संविदा की है, ये मान्य होगा कि हम मध्यस्थता आर्बिट्रेशन द्वारा अपना केस का निर्धारण करेंगे। ठीक है, अब मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन द्वारा कोई फैसला आ गया है, ये फैसला भी मान्य होगा। ठीक है, ओके। चलो, केस वैसे इसमें बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर तुम लोग को लिखना हो तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लिख सकते हो, बट ये सेक्शन ऐसे नहीं आएगा। इसमें बस तुमको सेक्शन याद करना और वो दो टॉपिक याद रखना है कि कार्यवाही को प्रभावित करने वाले, परिसीमा अवधि को कम करने वाले। ऐसे दो करार शून्य होते हैं, प्लस इसके अपवाद है मध्यस्थता, आर्बिट्रेशन एक्ट, उसके अंतर्गत किया गया करार या उसके अंतर्गत आया हुआ फैसला। ठीक है, एलएलबी में क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो, कोई करार अनिश्चितता के कारण शून्य है, ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद रखना। ठीक है, हो सकता है एलएलबी में क्वेश्चन बन के आए। वे करार जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या निश्चित नहीं किया जा सकता होगा यहाँ पे, ठीक है, वो शून्य होता है। तो इसको व्हाइट पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे समझ में आ गया। कोई करार किया गया बट करार का अर्थ ही स्पष्ट नहीं है, या लोग बैठकर भी अब उसको एक्सप्लेन या क्लियर नहीं कर सकते। चलो एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट सारे। ओके, सबसे पहला, बी को ए 100 टन तेल बेचने का करार करता है। उसमें यह दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है किस तरह का तेल बेचा जाएगा। ठीक है, यह करार अनिश्चित होने के कारण शून्य है। ए जो कई प्रकार का तेल बेचता है, ठीक है, बी को कहता है मैं तुमको 1 टन तेल बेचूंगा, करार हो गया, बात खत्म। लेकिन करार में कहीं लिखा ही नहीं था कि कौन सा तेल बेचा जाएगा। ठीक है, अब इसको, चूंकि ये देखो सिविल लॉ है ना, क्रिमिनल लॉ होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो हम कुछ कर सकते थे। ठीक है, कर सकते, हो सकता है कि जो ए बी को तेल बेच रहा था वो 1 लाख में कि 100 टन आ जाता, बट बी अब फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और 5 लाख रुपए टन वाला लेने की कोशिश कर रहा है ना, 5 लाख रुपए वाला 100 टन लेने की कोशिश कर रहा है उसका, और बोल रहा है कि मेरा तो मतलब था कि मैं ये तेल लूंगा और एक का भी यही मतलब था वगैरह वगैरह। इसलिए करार अनिश्चित है, शब्द स्पष्ट नहीं बोले गए थे करार में, इसलिए करार शून्य है। ठीक है, बी को एक निर्दिष्ट वर्णन का 100 टन ऐसा तेल बेचने का करार करता है जो एक वाणिज्यिक वस्तु के रूप में ज्ञात है। यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए। ठीक है, ए बी को कोई ऐसा तेल बेचता है जो नॉर्मली बिजनेस में यूज होता है। ठीक है, मान लो कि बी जो है चाट की दुकान रखता है समोसे की, और उसको 100 टन सरसों का तेल बेचने का करार करता है। तो सरसों का तेल हमें पता है किस चीज का तेल है। ठीक है, क्लियर शब्द है, कोई अनिश्चितता नहीं है, ये करार मान्य होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, का जो केवल नारियल के तेल का व्यवसाय है, खा को 100 टन तेल बेचने का करार करता है। का के व्यापार की प्रकृति इन शब्दों का अर्थ दर्शित करती है। का ने 100 टन नारियल तेल के विक्रय की संविदा की है। देखो पहले वाले केस में ये क्लियर नहीं किया गया था कि, पहले वाले एग्जाम्पल में ये क्लियर नहीं था कि ए किस चीज का व्यापारी है। ठीक है, बस इतनी सी बात थी कि ए ने बी को 100 टन तेल बेचने का करार किया था, इसलिए करार शून्य था। बट थर्ड वाले एग्जाम्पल में ए जो है सिर्फ नारियल के तेल का ही काम करता है, और करार में उसने सिर्फ लिख दिया कि मैं 100 टन तेल दूंगा बी को। तो यहाँ क्लियर है भाई, जब नारियल के तेल की ही उसकी दुकान है तो वो नारियल के तेल की ही बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह करार मान्य है। का रामनगर में मेरे धान्य भंडार में का सारा धान्य खा को बेचने का करार करता है। यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है जिससे करार शून्य हो जाए। ठीक है, ए का रामनगर में एक धान्य भंडार है, अनाज रखने का भंडार है, और वो बी से संविदा करता है कि मेरा रामनगर के भंडार में जितना भी अनाज है मैं तुमको बेच दूंगा। ठीक है, यहाँ कोई अनिश्चितता नहीं है, स्थान भी क्लियर है। ठीक है, तो संविदा मान्य होगी। चलो ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देख लो। मेरा सफेद घोड़ा 500 रुपए या 1000 रुपए के लिए बेचने का करार करता है, या दर्शित करने के लिए कुछ नहीं है कि कौन सी दो कीमतों में से कौन सी दी जानी है, करार शून्य है। ए बी को अपना सफेद घोड़ा बेचने के लिए करार करता है। ठीक है,
करार है या तो 500 रुपए या तो 1000 रुपए। तो हमने प्रतिफल में पढ़ा हुआ है, प्रतिफल स्वीकृति जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ स्वीकृति स्पष्ट नहीं हो रही। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ कंफर्म ही नहीं हो रहा कि 500 रुपए होगा कि 1000 रुपए होगा, इसलिए ऐसी संविदा, ऐसा करार क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ओके। सेक्शन 30, चलो सेक्शन 30 कर लेते हैं, आज का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कल से हम समाश्रित संविदा पढ़ेंगे। फिर से मैं बोल रही हूँ, हम आप बेयर एक्ट ही पढ़ेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि बीच में मैंने 2 दिन क्वेश्चन आंसर कर दिए, मेरा खुद का दिमाग दही हो गया था। ठीक है, मतलब हमको खुद कंफ्यूजन हो रही थी कि मैंने क्या छोड़ा है क्या नहीं पढ़ा है। इससे कम से कम मुझे ये तो क्लियर रहेगा कि मुझे तुम लोग को बेयर एक्ट ही पढ़ाना है ना। बेयर एक्ट के बाद सारे क्वेश्चन आंसर का एक नोट्स बना के हम भेज देंगे और उस क्वेश्चन आंसर के नोट्स को हम देख लेंगे। ठीक है, मतलब क्लास में देख लेंगे। ओके, क्योंकि ये जितनी जल्दी हो जाएगा बेयर एक्ट, उतनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं, क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्टली नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आंसर हम ठीक है, फिर हम चलेंगे हिंदू लॉ और टॉर्ट पे। ठीक है, पद्यम के तौर पर करार शून्य है। पद्यम मतलब जुआ खेलना, तुम समझ लो। ठीक है, पद्यम के तौर पर करार शून्य है और किसी ऐसी चीज की वसूली के लिए कोई वाद न लाया जाएगा जो पद्यम के तौर पर जीती गई अभिकथित हो, या तो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे खेल या अन्य अनिश्चित घटना के जिसके बारे में कोई पद्यम किया गया हो, परिणाम के अनुसार व्यक्तिगत की जाने की न्यस्त की गई हो। सीधी सी बात है, कह रहा है कि ए और बी के बीच करार हुआ है, वहां जुआ चल रहा है, जुआ जो हम लोग नहीं खेलते, सॉरी, लोग खेलते हैं। बी ने 1 लाख रुपए जीता उस जुए में, अब ए नहीं दे रहा। ठीक है, बी चला गया कोर्ट की मुझे 1 लाख रुपए दिलाए जाए, कोर्ट नहीं दिलवा सकता क्योंकि पंजन के तौर पर किया गया करार शून्य है और शून्य करार वॉइड एग्रीमेंट को लागू नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अब क्या हुआ, मान लो इसी जुए में पैसे की जगह बी को उसने कोई सामान गिरवी रखा होता, तो उसको भी लागू करवा के वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि पद्यम के तौर पर हर करार शून्य होता है। इसका एक अपवाद है घुड़दौड़। घुड़दौड़ होता है ना, घुड़दौड़ होता है, लोग देखने जाते हैं और पैसा लगाते हैं, है ना, वो भी प्रकार का जुआ है, लेकिन चूंकि वह खेल से संबंधित है, उसमें क्या होता है, लोगों के बीच कुछ हुनर होता है। ठीक है, कुछ हुनर होता है, इसलिए घुड़दौड़ के लिए अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है, कोई जुआ मतलब कोई शर्त लगी हुई है, यह धारा ऐसे चंदे या विदाई को या चंदा देने का अभिप्राय करने के ऐसे करार को विधि विरुद्ध बना देने वाली नहीं समझी जाएगी जो किसी घुड़दौड़ के विजेता या विजेताओं को प्रदेय किसी ऐसी प्लेट पारितोषिक या धनराशि के लिए मध्य दिया गया है जिसका मूल्य या रकम 500 रुपए या उससे अधिक है। 500 रुपए या उससे अधिक हो। ठीक है, चलो 500 रुपए या उससे अधिक हो, क्या बोल रहा है, घुड़सवारी चल रही है। ठीक है, घुड़सवारी हो रही है, एक्स जीतता है, दाव लगा था, उस पर लोग दाव लगाते हैं, 500 रुपए से अधिक का दाव है, या एक्स को घुड़सवारी जीतने पर कोई प्लेट इनाम मिलता है, कोई इनाम कोई धनराशि मिलनी थी, बट अब उसको नहीं दी जा रही, तो वो कोर्ट में जाके उसको लागू करवा सकता है। भले ये देखने में जुआ की तरह है, बट क्यों लागू करवा सकता है, क्योंकि ये जो ये खेल है और इसमें कुछ हुनर होना चाहिए, कुछ हुनर पर आधारित होता है। ठीक है, ओके, इसलिए सेक्शन 30 घुड़दौड़ या ऐसे किसी खेल पर प्रभाव नहीं डालती। चलो, आईबीसी की धारा 294 पर प्रभाव आना पड़ेगा, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही था बेयर एक्ट, कल हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 शुरू करेंगे, समाश्रित संविदाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एलएलबी में भी आएगा, पक्का आएगा, या 2 भी आ सकता है। ठीक है, चलो हम स्टॉप कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, किसी को कुछ पूछना हो पूछो।